नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था कि पहली लिस्ट आते ही सिर मुड़ाते ओले पड़ जाएंगे, और लखनऊ में तो वाकई ओले पड़ भी गए। लेकिन कुछ राजनीतिक ओले बंगाल में पड़े। बंगाल, वो जो सबसे ज्यादा सरदर्द दे रहा है। 18-19 सीटें जीतने का सपना पारी भाजपा को 5 सीटें भी मिलना मुश्किल है। एक एक सीट की लड़ाई है। बंगाल में 10-12 सीट की हारने की कल्पना भाजपा को कब कब ही चढ़ा रही है, और मुहूर्त ही बंगाल ने खराब कर दिया। मना कर दिया प्रत्याशी ने, साहब मेरे बस का है ही नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पवन सिंह जी, तो क्या भाजपा इतने अति उत्साह में है, इतने अति आत्मविश्वास में है कि बिना उनसे पूछे टिकट फाइनल कर दिया? या जब टिकट दे दिया तो पवन सिंह ने देखा हमारी तो बैंड बज जाएगी बंगाल में, हमने बंगाली महिलाओं को जो गाने वाने गाए हैं वो इतना हंगामा हो गया तो हम इसलिए बैकफुट पर आ गए। खेल क्या था? क्या खेल की समीक्षा नहीं की गई? कहां तो कहा गया कि एक एक सीट पे सालों से समीक्षा कर रहे हैं मोदी जी, शाह जी, जेपी नड्डा जी। तो ये सब क्या गोदी मीडिया की कहानियां थी? आप सोचो, आप लिस्ट जारी करो और कहो अब की बार 400 पार, और आपका ये कैंडिडेट कहते ना बाबा ना, मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना, मैं तो भागा। एक नहीं कई, गौतम गंभीर, हर्षवर्धन, निरे लोग कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। तो जब जहाज डूबता है तो चूहे कूद कर पहले भागते हैं। तो क्या ये वो चूहे हैं? और बीजेपी ने कमाल कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह, जिन पे हजारों करोड़ के घोटालों के आरोप हैं। महाराष्ट्र में उनकी अथाह संपत्ति की बदनामी की कहानियां निरी दर्ज हैं। मधु कोड़ा से रिश्तों की कहानियां आप नेट पे, इंटरनेट पे कृपा शंकर सिंह का नाम डालिए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला बोला था, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा था, और वही कृपा शंकर सिंह अब जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी के सांसद को दोबारा टिकट मिला और उनके ढेरों अश्लील वीडियो वायरल होने लगे। सलेमपुर, जहां के सांसद के लिए कहा जाता था कि इनका तो मदरालय सुबह से शुरू हो जाता है, लोग कह रहे थे इनसे कमजोर सीट नहीं है, वहां फिर टिकट दे दिया गया। इसका मतलब डर है, डर है कि टिकट कटे और बगावत हो गई और योगी जी ने हवा दे दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चर्चा यह है कि योगी जी के जो चाहने वाले वो नहीं चाहते कि भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में आ जाए कि दिल्ली योगी जी पर हाथ डाल सके। तो क्या अगर उत्तर प्रदेश में 20 सीटें भी इंडिया गठबंधन ने जीत ली तो मोदी जी का रास्ता रुक जाएगा? ऐसे सवाल सवाल हैं, तमाम बातें हैं जिनका जवाब अभय दुबे जी से लेने की कोशिश करी। देश के जाने माने पत्रकार, तमाम बड़े टीवी चैनलों पे आप उनको देखते रहते हैं। हम चलते हैं, बहुत योग्य पत्रकार हैं, उनसे विषय पे बातचीत करते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। राजनीति चरम पे आई है। पहले लिस्ट आते ही भारतीय जनता पार्टी में गजब नजारे दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में पहले ही खाता खुल गया और पवन सिंह ने कह दिया मुझे तो चुनाव लड़ना ही नहीं है भाई, गलती से मुझे टिकट दे दिया होगा आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश में एक सांसद जी के अश्लील वीडियो वायरल होने लगे, दूसरे सांसद जी के प्रतिनिधि की अश्लील चैट वायरल होने लगी, और बिहार में इस बीच में जबरदस्त रैली सामने आई। तो मैं शुरुआत आप यहां से करना चाहूंगा कि क्या टिकट इतना आसान होता है मिलना? टिकट मिलने की एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, आदमी की जन्मपत्री देखी जाती है, उससे बात की जाती है, पूछा जाता है। तो क्या बंगाल में, आसनसोल में बिना पूछे पवन सिंह को टिकट दे दिया हो गया? जाना नहीं होगा कि पवन सिंह लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? और क्या इतनी फजीहत की भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना करी होगी कि भाई एक तरफ वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और यहाँ पे कैंडिडेट ही भाग जा रहे हैं छोड़ के। दिल्ली में गौतम गंभीर ने और बाकी लोगों ने कह दिया हम चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते, हम संन्यास लेना चाहते हैं। तो ये भाजपा में ये घबराहट नहीं दिख रही है आपको? देखिए, जिस वक्त तावड़े साहब टीवी के ऊपर उम्मीदवारों की सूची लोगों को बता रहे थे, उस वक्त जैसे ही उन्होंने बांसुरी स्वराज का नाम लिया दिल्ली में, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह, वैसे ही वो चित्र दिखाई, पूरा सीन दिखाई जाने लगा जिसमें बांसुरी स्वराज और उनका परिवार नारे लगा रहा है अब की बार 400 पार, और बिल्कुल इस तरीके से वो लोग व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वो उनको ना टिकट नहीं मिला हो बल्कि उन्होंने चुनाव जीत लिया हो। तो उनका पूरा व्यवहार, उनका उत्सव जो था, यानी जो जश्न मना रहे थे, वो जश्न मनाना बिल्कुल ऐसा था जैसे कि उन्होंने चुनाव जीत लिया हो, उनको निर्वाचन की घोषणा हो रही हो। अच्छा, अब इसमें इसके पीछे
एक मानसिकता काम करती है। मानसिकता ये काम करती है कि बीजेपी मानती है कि सब लोग उनका टिकट लेने के लिए घूम रहे हैं, और उनके टिकट लेने का मतलब ये है कि आदमी तकरीबन जीत ही गया चुनाव। यानी वो ये चुनाव में पराजित भी हो सकते हैं, पीछे भी रह सकते हैं, कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है चुनाव में, इसका कोई विकल्प ही नहीं मान रहे। वो पूरा प्रचार इस तरीके का बना रहे हैं। अब पवन सिंह का मामला इसका सबसे बड़ा सबूत है। आप देखिए, पवन सिंह भोजपुरी के गायक हैं, और पवन सिंह ने जो पुराने उनके कई गाने हैं, उन गानों में उन्होंने बंगाल की महिलाओं का कुछ इस तरीके से जिक्र किया है जो कि अनुचित है। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनके खिलाफ बड़ा जबरदस्त अटैक था। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बड़ा दबाव बना रखा था इस बात के ऊपर। तो जब पवन सिंह का टिकट घोषित हुआ, और उस दबाव के कारण पवन सिंह को मैदान छोड़ के भाग जाना पड़ा, और मतलब भारतीय जनता पार्टी वो समझ गए कि हम इस यहाँ पे बंगाल में चुनाव नहीं जीतेंगे। देखिए, वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया गया है टीएमसी की तरफ से। शत्रुघ्न सिन्हा सिटिंग एमपी हैं, उन्होंने उपचुनाव जीता था। उपचुनाव जीतने के बाद वो दिल्ली आए थे, और उनसे हम लोगों की बातचीत भी हुई थी शत्रुघ्न सिन्हा की। तो आपको याद होगा, शत्रुघ्न सिन्हा की एक फिल्म आई थी जिसमें वो खान के मजदूर बने। चासनाला खान का जो कांड हुआ था, उसमें अमिताभ बच्चन भी थे और शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। तो उसमें जब खानों में पानी भर जाता है, उस वक्त वो पूरा सीन था। तो उस वक्त ये लोग वहां पर, ये सारी शूटिंग आसनसोल में ही हुई थी पूरी की पूरी। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। हाँ ओके जी, उन्होंने खुद ही बताया था शत्रुघ्न सिन्हा ने, आसनसोल में हुई थी। और ये लोग बहुत लंबे अरसे तक, उस यश चोपड़ा की फिल्म थी वो, लंबे अरसे तक वो आसनसोल। कोयला ही नाम था मेरे ख्याल से, कोयला ही नाम था उसका पिक्चर। हाँ शायद। अच्छा, तो वो जो वहां से शत्रुघ्न सिन्हा का आसनसोल की जनता के साथ में एक पुराना ताल्लुक भी है। वो लोग उनसे, शत्रुघ्न सिन्हा से काफी परिचित भी है। तो शत्रुघ्न सिन्हा को हराना बहुत मुश्किल है वहां पे। एक तो टीएमसी के उम्मीदवार है, टीएमसी को ही हराना बंगाल में मुश्किल है। और फिर शत्रुघ्न सिन्हा है जो फिल्म स्टार भी हैं, और उनका चिरपरिचित चेहरा है, डायलॉग बोलने का अंदाज वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से पहलू हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत ही फॉर्मिडेबल, एक दुर्जेय उम्मीदवार बनाते हैं। तो पवन सिंह को लगा होगा कि वो चुनाव हार जाएंगे पूरी तरह। और ये चीज जो है ना, मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जा रहा है कि भाई उनके टिकट देने का मतलब हो गया कि आदमी तकरीबन सांसद हो ही गया, तो इसमें काफी मुश्किलें आने वाली हैं इसमें। क्योंकि ये मानना कि विपक्ष कुछ करेगा ही नहीं। आप देखिए, आगे 8-10 दिन में विपक्ष की तरफ से कुछ मास्टर स्ट्रोक भी आएगा। हाँ, क्योंकि मैसेज भी तो बड़ा खराब होता है। आप किसी पार्टी को, वो भी आप जो पार्टी दावा कर रही हो 400 पार, उसका एक एमपी कहता है मैं चुनाव नहीं लड़ना। ऐसे मैसेज गौतम गंभीर की तरफ से भी आया ना कि जब मैं राजनीति नहीं करना चाहता। भाई, जहां तक मेरी जानकारी है, गौतम गंभीर अमित शाह से मिले थे, और अमित शाह ने कहा था देखिए, वहां से तो हम आपको चुनाव नहीं लड़ा सकते, पूर्वी दिल्ली से, आप कोई और निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सोचिए, वहां से लड़ा देंगे आपको। गौतम गंभीर ने कहा कि हम और किसी जगह से लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे तो वहीं लड़ेंगे। और हमने वहां पे कुछ काम भी किया है। ठीक है, क्रिकेट में थोड़ा व्यस्त रहे हैं, लेकिन हमने वहां पे कुछ काम भी किया है। उन्होंने एक रसोई वगैरह भी चलवाई थी, इसमें लोगों को मुफ्त खाना वगैरह दिया जाता था, या बहुत ही सस्ती दर में लोगों को भोजन कराया जाता था। कुछ इस तरह के काम इन्होंने वहां पे किए थे। लेकिन दिल्ली के लगभग सभी सांसदों की स्थिति यह है, देखिए, दिल्ली के लगभग सभी सांसदों की स्थिति यह है कि उन्होंने दिल्ली की किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जिस व्यक्ति मनोज तिवारी का इन्होंने टिकट जारी किया है, उसका टिकट काटा नहीं है, उसने भी कोई काम नहीं किया। वो तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, आपको याद है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ था। तो एमसीडी के चुनाव में नॉर्थ ईस्ट में भाजपा कुछ सीटें जीत गई। जैसे तो भाजपा नॉर्थ ईस्ट का चुनाव हार गई, पूरे एमसीडी का चुनाव हार गई थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उसका रिजल्ट बेहतर रहा। वो चीज शायद मनोज तिवारी के पक्ष में गई है, वरना मनोज तिवारी का भी टिकट कट जाता। देखिए, भाजपा पहली बार, आप समझने की बात क्या है, भाजपा दिल्ली में इतने टिकट भाजपा ने क्यों काटे, उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि भाजपा विपक्ष के गठजोड़ से बहुत घबराती है, और दिल्ली में पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ के रूप में पहली विपक्षी एकता है जिसका मुकाबला भाजपा को 7 सीटों पर करना पड़ेगा। न ये विपक्षी एकता 2014 में थी, न विपक्षी एकता 2019 में थी। टिकट कटने के पीछे ये है, जहां जहां विपक्षी एकता होगी
वहां भाजपा टिकट, प्रभावी विपक्ष की एकता होगी, वहां भाजपा टिकट काटेगी, सतर्क होगी, एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे डरेगी। इस तरीके से होगा। आप बताइए, अभी तक इन्होंने बिहार में किसी टिकट की घोषणा क्यों नहीं की भाई? अभी तक इन्होंने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में किसी टिकट की घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पर इनके खिलाफ मजबूत विपक्षी गठजोड़ हैं दोनों तरफ, दोनों जगह। और बिहार का विपक्षी गठजोड़ कितना मजबूत है इसका तो आप एक सबसे बड़ा प्रमाण, आज जो रैली हुई है वहां पर, बड़ी आलीशान रैली हुई है भाई, आप उस रैली को देखिए। अभी एबीपी चैनल का कैमरा उस रैली की भीड़ दिखा रहा था। मोदी की किसी रैली में इतनी भीड़ नहीं होती। और मोदी की जो रैली हुई थी बिहार में, जिसमें वो नीतीश कुमार के साथ थे उस रैली में, उसमें तो केवल मंच दिखाया गया, भीड़ दिखाई नहीं गई उसके अंदर। आज की रैली जो ये हुई है पटना में, आपके क्या इसके मायने क्या निकलते हैं? आपका मानना क्या है? ये रैली, लोग कह रहे हैं जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो हम सब लोग, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं अपनी आलोचना अपने मुंह से करना पसंद करता हूं, मैं भी शामिल था, मेरा मानना यह था कि इससे विपक्ष के ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा। विपक्षी एकता का जो जज्बा है, उसका जो सेंटीमेंट है, वो आहत होगा और भाजपा का पक्ष बहुत मजबूत होगा। लेकिन जल्दी ही हम सब लोगों की समझ में आ गया कि नीतीश के पलटी मारने से बिहार में विपक्षी एकता जितनी लोग समझ रहे थे उतनी कमजोर नहीं पड़ी है। उसके बाद में आप देखिए, आज तक के ऊपर देश का मूड सर्वे आया। उस सर्वे में स्पष्ट रूप से निकल के आ गया कि बिहार में भाजपा को नुकसान होने वाला है, नीतीश की पलटी मारने के बावजूद नुकसान होने वाला है। महाराष्ट्र में नुकसान होने वाला है। ये दोनों गठजोड़ इंडिया गठबंधन के पहले से हैं। महागठबंधन और महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र के ये दोनों गठजोड़, इंडिया गठबंधन बना नहीं था उसके पहले से मौजूद है। एक तरह से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के आधार स्तंभ हैं ये दोनों गठजोड़। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इन दोनों कमजोर कड़ियों की मरम्मत नहीं कर पाई है। अभी भी भाजपा इन दोनों गठजोड़ों से पीछे ही है। लेकिन अभय जी, दुबे जी, अब करेगी क्या बीजेपी? अब तो जो 15 दिन अनाउंस होने को रह गए हैं। अच्छा, ये अब लोगों को कंफ्यूजन होने लगा है कि भैया आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये जो ईडी और सीबीआई के अफसर हैं, अफसर तो बहुत तेज होते हैं, समय को देख के काम करते हैं। तो अब तो ये भी थोड़ा दाएं होंगे, कतराएंगे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में, अखिलेश यादव को नोटिस देने में, बुलाने में। अब आपको क्या लगता है, उतने प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर पाएगी ईडी और सीबीआई, या अफसर कन्नी काटेंगे कि अगर सरकार बदल गई तो हमारा क्या होगा? मतलब जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती है तब तक तो ये लोग सरकार के कहने पे कुछ करेंगे। ऐसे देखिए, सम्मन भेज देना, नोटिस भेज देना, ये किताबी किस्म की रजिस्टर में दर्ज करने लायक चीजें हैं। कोई हमने इतने सम्मन भेज दिए, इतने नोटिस भेज दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत प्रभावी कार्रवाई होगी। और बड़े नेताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई तभी करते हैं जब सरकार की तरफ से इनसे खुलकर साफ तौर पर कहा जाए, जाइए आपको आज की तारीख में गिरफ्तारी करनी है। आप अगर तुम्हारे पास नहीं आती है तो घर से इनको उठाइए, इनको गिरफ्तार कीजिए। तो अगर सरकार की तरफ से आदेश मिलते हैं इनको कि आप गिरफ्तार कीजिए, जाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कीजिए, तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कीजिए, जिस तरीके से ये हेमंत सोरेन के पीछे पड़ गए थे गिरफ्तारी करने के लिए, तो अभी उस तरह की कोई सक्रियता ईडी और सीबीआई की तरफ से दिखाई नहीं पड़ी। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रेशर तो दिख रहा है। अब सरकार भी थोड़ा, आपको लगता है कि मोदी जी थोड़ा बैकफुट पे आए इधर कुछ दिनों में? उनको लग रहा है कि इस बार मामला उतना आसान नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने टिकट बांटे हैं, टिकट काटे नहीं उत्तर प्रदेश में, हम लोगों को उम्मीद थी कि टिकट काटेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये मान के चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत मजबूत हैं और हम हर हालत में, अगर हम पुराने लोगों को जारी रखते हैं तो स्थानीय स्तर पर कोई खास एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, फिर भी हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि अपनी उस लिस्ट पे पुनर्विचार भी कर सकते हैं। हो सकता है लिस्ट पे पुनर्विचार हो और टिकट कुछ बदले भी जाए। जैसे अभी आपने बाराबंकी, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा निर्वाचन क्षेत्र का, हाँ, तो वो एक सांसद का आपने जिक्र किया और एक दूसरे सांसद का जिक्र किया। तो इस तरह की कई स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कुछ टिकटों को बदलने के लिए मजबूर करें।
और लेकिन अभी अगर मुझे क्या लगता है, देखिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इसका, और अभी मैं बहुत खुल के नहीं इस बात को कह सकता। मुझे लगता है कि विपक्ष विपक्ष ऐसे ही लड़ाई को नहीं रहने देगा। विपक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई इसमें मास्टर स्ट्रोक आ सकता है थोड़े दिनों में। अच्छा, क्या जैसे संभावित क्या हो सकता है, क्या और लग रहा है? हफ्ते 10 दिन में उत्तर प्रदेश में कुछ गठजोड़ की शक्ल बदल सकती है। और जगहों पे भी कुछ ऐसे लोग गठजोड़ में आ सकते हैं जो अभी तक गठजोड़ में नहीं थे। तो ऐसा होने पर भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूरी होगी कि वो नए सिरे से अपना जो टिकटों का विन्यास है उसके बारे में सोचे। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में गठजोड़ में चेंजेस हो सकते हैं, तो यहाँ तो जी हाँ। गठजोड़ सपा और कांग्रेस का है, बसपा अलग है, तो आपका हाँ, मानना अब क्या है कि मैं इस कांग्रेस? बात को, देखिए मैं इस बात को यहीं तक रखूंगा। मेरे ख्याल से मैं कहूँ, आपसे भी अपील करूंगा कि आप भी इस बात को यहीं तक रखें। लेकिन अगर ऐसा होता है, देखिए गठजोड़ क्यों नहीं वैसा हुआ जैसा होना चाहिए था, उसकी वजह यह है कि उसकी वजह वही है, ईडी सीबीआई सरकार द्वारा किया जाने वाला हमला, ये सब धमकी और ये सब है, डोजियर, ये सब है। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आएगा, वैसे वैसे सरकार द्वारा मैनिपुलेशन करने की जो विंडो होती है वो छोटी होती चली जाती है और मुश्किल होता चला जाता है। तो ये अगर चेंजेस ये होते हैं, अगर गठजोड़ के बीच में ये परिवर्तन होते हैं, तो ये परिवर्तन बिल्कुल चुनावी घोषणा के इर्द गिर्द ही होंगे। इसलिए अभी से इनके बारे में एक संभावना के तौर पर तो मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे तो लगता है कि चुनावी घोषणा के इर्द गिर्द कई राजनीतिक परिवर्तन होंगे, उससे राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदल जाएगा। जो अभी लग रहा है वैसा ही नहीं रह जाएगा केवल। और लेकिन फिर आप एक देखिए अफरा तफरी में कई परिवर्तन किए जाएंगे। और अगर बीजेपी को ये बातें पहले से पता है कि ऐसा हो सकता है, भाई देखिए हवा में तो बात चली रही है। अगर बीजेपी को पहले से पता है कि ये सब बात हो सकती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने कई टिकटों के विकल्प भी तय कर रखे होंगे। जिस वक्त ये लोग तैयारी कर रहे थे उस वक्त आए थे कि एक एक सीट पे इन्होंने 2-2, 3-3 नाम फाइनलाइज किए हैं। 2-2, 3-3 नामों को अंतिम रूप दिया है इन्होंने। तो जिसका टिकट के नाम घोषित घोषित हुई है, ये पुनर्विचार करेंगे और जरूरत पड़ी उसको नाम को बदल देंगे। लोग मुझसे, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, उन्होंने मुझसे कहा, जब मित्र हैं तो उन्होंने ये तो कहा कि भाई नाम मेरा नहीं आना चाहिए, तो व्यक्तिगत बातचीत थी तो नाम मेरा ठीक भी नहीं है। वो मुझसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी खराब लिस्ट आएगी। और उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा इसको देख के लग रहा है या तो हमारी पार्टी अति आत्मविश्वास से भरी हुई है, ओवरडोज हो गया है, या फिर कुछ और खेला हो सकता है। मैंने कहा ओवरडोज मतलब? बोले मुझे कुछ कुछ 2014 का इंडिया शाइनिंग दिख रहा है। आपको लगता है कि ये जो अब की बार 400 पार, जो एक सपनों की दुनिया दिखा रहे हैं, कुछ कुछ 2004 में भी इसी तरह का माहौल था ना, इंडिया शाइनिंग जब 2004 में बिल्कुल ये सारा का सारा माहौल 2004 का ही है। ये पूरा माहौल 2004 का ही है, जिसमें बिल्कुल भाजपा को ये विश्वास था कि वो तो चुनाव जीत ही चुकी है, केवल घोषणा होनी बाकी है, और उन लोगों ने क्या मंत्रिमंडल बनाना है इसका भी उन्होंने मीजान बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन चुनाव हार गए और कांग्रेस की सरकार बन गई। उसके बाद 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। मैं ये भी मानता हूं कि ये मोदी जी ने की जो भाजपा है वो उस जमाने की भाजपा जैसी नहीं है। तो ये लोग थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि फुर्सत में बैठकर राजनीति करने वाले लोग नहीं है। ये लोग दिन रात राजनीतिक उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। 24 घंटे और 365 दिन के नेता हैं ये। राजनीति की शतरंज पे ये लगातार बैठे रहते हैं। इनका लंच ब्रेक भी नहीं करते अपना। ये लगातार उस पे चालें चलते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, उनकी इस खूबी की मैं दाद देता हूं, उसके बावजूद भी ये तो बात सही है, वो आपके मित्र ने ठीक कहा कि अति आत्मविश्वास का ओवरडोज हो गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने टिकट नहीं काटे, ये इसका पहला प्रमाण है। यह डर था कि उत्तर प्रदेश में बगावत ना हो जाए, क्योंकि जो बीजेपी के अंदरूनी खबरें चलती रहती हैं उसमें यह भी कहा जाता है कि केंद्र को यह डर है कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी हवा ना दे दें, डर रहे हैं। अब ये बातें कितनी है, मैं सच्चाई है मैं कह नहीं सकता, लेकिन राजनीति में जो चर्चाएं बहुत हो जाती हैं तो उनके भी अर्थ अच्छा होते संजय हैं। जी, आपका आकलन क्या है कि ये जो टिकट 51 टिकट आए हैं उत्तर प्रदेश से,
इनमें कई नाम नहीं है। जनरल वीके सिंह का नाम नहीं है इनके अंदर। हाँ। इसमें मेनका गांधी का नाम नहीं है। इसके अंदर वरुण गांधी का नाम नहीं है। इसके अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। तो इन लोगों के नाम नहीं है। अच्छा, तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये है, आपको क्या लगता है कि इन टिकटों के प्रति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो सहज होंगे? नहीं, एकदम सहज नहीं होंगे। एकदम सहज नहीं होंगे, क्योंकि कुछ नाम तो ऐसे थे जिनसे जब मेरी जानकारी है उसमें बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ जी सहज नहीं थे। अब मुझे खुद बताइए अभय द्विवेदी जी, एक नेता की, सांसद की मैं नाम नहीं ले रहा, अवस्था ऐसी है वो बोल नहीं पाते। एक सबसे पवित्र जगह के सांसद ऐसे, उनके घुटने मतलब लगभग खुले से पड़े रहते हैं, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, उम्र इतनी हो गई है। हेमा मालिनी को टिकट देने में 75 साल की बाउंड्री लाइन तोड़ दी गई, जबकि माना जा रहा था मथुरा से श्रीकांत शर्मा या कोई नौजवान को टिकट दिया जाएगा। एक सीट है सलेमपुर, वहां के सांसद जी के इतने किस्से हैं कि अगर कोई सबसे कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था, तो ये माना जा रहा था सलेमपुर। उनका मैखाना खाया जाता, सुबह जैसे ही मैखाना शुरू हो जाता है उनका। बड़ी नेगेटिव इमेज थी। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था मेरे पिताजी 4 बार एमपी रहे, 2 बार एमपी रहे, मैं घर के सामने की टंकी नहीं बनवा पाया आज तक। उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था। ऐसे टिकट जैसी कोई उम्मीद नहीं थी। और सबसे ज्यादा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं अभय जी, जौनपुर, मुंबई में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह। इतने ढेर शिकायतें थी, ईडी से लेकर इनकम टैक्स तक की। मुंबई में अपने कारनामों की सैकड़ों करोड़ की भारतीय जनता पार्टी ने भयंकर मोर्चा खोला था कृपा शंकर सिंह के खिलाफ। जांचें चल रही है कृपा शंकर सिंह की। मधु कोड़ा के साथ रिश्तों की कहानी सामने आ गई थी, पैसे का ट्रांजेक्शन सामने आ गया था। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ। कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दे दिया गया, वहां के बाहुबली धनंजय और मधु कोड़ा की पत्नी को भी टिकट दे दिया गया है झारखंड से। बताइए, मधु कोड़ा की पत्नी को भी टिकट दे दिया गया। गीता कोड़ा जो अभी 2 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई है। हाँ बताइए। मेरे ख्याल से शायद 1 हफ्ते पहले, शायद अगर मैं ध्यान करता हूँ 1 हफ्ते पहले भाजपा में शामिल हुई है गीता कोड़ा। उनको भी टिकट दे दिया गया। और मधु कोड़ा का नाम जो है वो देश में भ्रष्टाचार के इतिहास में अभूतपूर्व जगह पर स्थित है। उनको ये भी नहीं कह सकते वो सबसे ऊपर है। दरअसल उनकी कोई सूची नहीं बन सकती, वो इतने ऊपर है। अब इतने उनकी कोई सूची नहीं बन सकती। अकेले दम पे वो मुख्यमंत्री बने थे। फिर उन्होंने जिस तरह खानों का मामला फिक्स किया और जो उन्होंने जिस बड़े पैमाने पर पैसा कमाया मधु कोड़ा ने, वो तो अभूतपूर्व है बिल्कुल एकदम। मधु कोड़ा का नाम ही भ्रष्टाचार का पर्याय है। उनकी बीवी ने भाजपा ज्वाइन की, भाजपा का पटका पहना और उसके बाद तुरंत टिकट, यानी पहले से ही डील हो गई थी कि भाई तभी वो जाएंगी जबकि उनको टिकट दिया जाएगा। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कितने कमजोर विकेट पर खेल रही। तो आप बताइए, ऐसा आदमी उत्तर प्रदेश में जौनपुर की राजनीति में सिंह, ये उत्तर प्रदेश में कभी, अब योगी आदित्यनाथ कभी कृपा शंकर सिंह के नाम पर राजी नहीं थे। मतलब बिल्कुल अंदरूनी, बिल्कुल पुष्ट खबर बता रहा हूं मैं आपको कि बहुत गुस्से में आ गए थे योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली को ये भी डर है कि योगी आदित्यनाथ ज्यादा ही गुस्से में ना जाएं, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जिस तरह के जिद्दी स्वभाव के हैं, जो उन्होंने अपनी इमेज बना ली है, और जिस तरह दिल्ली की टीम कह रही है 300 पार हुए योगी जी गए, तो योगी जी के समर्थक भी कह रहे हैं कि 300 पार हो गए तभी तो योगी जी पे हाथ लगाओगे, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। तो ये सब भी तो परेशानियां बहुत होंगी ना, आपको लगता है ये चुनाव पर असर डालेंगी? देखिए, ये मुझे इस बात पर थोड़ा ताज्जुब है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन बातों के बारे में कैसे सोचा है और क्या सोचा है। जो भाजपा टिकटों पर विचार कर रही है उसका जो चित्र आता है मीटिंग का, उसमें तो बहुत वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी बैठे हुए हैं, उसमें आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी बैठे हुए हैं, तो उसमें भाजपा के अन्य मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। तो वो तो चित्र टीवी पे दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में और वो बैठे हुए कुछ नोट कर रहे हैं। मोदी जी बैठे हुए हैं, जगत प्रकाश नड्डा हैं, अमित शाह हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और आदित्यनाथ जी कुछ नोट कर रहे हैं। लेकिन दरअसल आदित्यनाथ जी की भूमिका क्या है इन टिकटों में? मेरे दिमाग में ये सवाल है। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि दूसरा उनका कार्यकाल चल रहा है, और अभी भाजपा में इतनी दम नहीं है कि उनको तीसरे कार्यकाल के लिए मना कर सके। उनको उन्हीं के नेतृत्व में तीसरा चुनाव भी लड़ा जाएगा। चुनाव का हश्र जो भी हो, लेकिन लड़ा उन्हीं के नेतृत्व में जाएगा। तो उनकी भूमिका इन टिकटों के बंटवारे में क्या है? या स्थिति यह है कि 51 टिकट सिटिंग एमपीज को दे दिए गए,
इसके बाद जो भी टिकट दिए जाएंगे वो सब बदले जाएंगे। क्या स्थिति है, आपका क्या विचार है? ये जो 51 टिकट हैं, इसमें से भी बहुत बड़ी संख्या में सीटें ऐसी हैं जो मेरी जानकारी है वो योगी आदित्यनाथ की पसंद की नहीं है। योगी आदित्यनाथ इनमें से कई सांसदों का टिकट नहीं चाहते थे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ये सांसद लड़ेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन दिल्ली की ये नजर थी कि अगर इन्होंने बगावत कर दी और गठबंधन ने, इंडिया कांग्रेस से गठबंधन ने टिकट दे दिया तो हम बहुत फंस जाएंगे। ये जो गठबंधन है इसमें पिछली बार के मुकाबले में अभय जी इसलिए ज्यादा दिल्ली परेशान है क्योंकि ये बिल्कुल तय हो गया मायावती सारी 80 की 80 जगह पे मुसलमान उतार दे, लेकिन मुसलमान इस बार इंडिया गठबंधन करने वाला है, बटेगा नहीं। पहली चीज तो ये क्लियर है। दूसरी चीज, जिस तरह से अभी मायावती के भतीजे को Y+ सिक्योरिटी दी गई और इससे पहले ओवैसी की तरह मायावती के ऊपर ये ठप्पा लग गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। दलितों में ये मैसेज बहुत अच्छी तरह से है कि सरकार आई तो प्राइवेट सेक्टर में काम मिला और आरक्षण कम होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो घोसी उपचुनाव उसका उदाहरण है कि बहुत बड़ी संख्या में दलित भी इंडिया गठबंधन में गए। तो मायावती के लिए भी ये जीवन मरण का प्रश्न है। जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें भी है कि मायावती की सीट 0। आपने भी मुझसे कहा था कि मायावती एक भी सीट जीत नहीं पाएंगी अगर अकेले लड़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को डर यह है कि ये दलितों में संदेश चला गया कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, तो कोई ऐसा नहीं, दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाए। घोसी में ये हो चुका है। घोसी में हो चुका है। घोसी में तब हुआ जब ठाकुर प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी का, तब हुआ और बीजेपी ने बैकवर्ड दिया। तो अगर दलितों का हिस्सा चला गया, ठाकुरों को लगा कि अगर योगी को जी को छेड़ा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो घोसी की तरह को ठाकुर चले गए और ब्राह्मणों का कांग्रेस के प्रति रुझान रहा है, तो ये बीजेपी के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। तो जो सीटें रोकी गई हैं, मेनका और गरुड़ को कैसे बीजेपी टिकट दे देगी? जिस हिसाब से मुझे तो आपकी इस पूरी बातचीत में जो सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात लग रही है वो है जो मायावती की आपने व्याख्या की है। देखिए, मायावती अपने राजनीतिक भविष्य के अंत की तरफ देख रही हैं और ये उनको भी पता है कि अगर उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य इस चुनाव के बाद में समाप्ति की तरफ बढ़ जाएगा। तो क्या वो बिल्कुल जिस वक्त आचार संहिता लागू होने वाली होगी उस वक्त कोई नया निर्णय लेंगी वो अपनी राजनीतिक रणनीति के बारे में? क्योंकि वही क्षण होगा, हाँ वही क्षण होगा जबकि मायावती के खिलाफ अगर भाजपा कोई कार्रवाई करना चाहती है कानून के स्तर पर, तब वो कार्रवाई नहीं कर पाएगी क्योंकि वो मैनिपुलेशन की विंडो बहुत ही कम छोटी रह जाएगी। तो वो एक ऐसा पल होगा जो भाजपा के सारे मीजान को, सारे समीकरण को, सारी योजनाओं को गड़बड़ा सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तब फिर भाजपा हर टिकट के ऊपर पुनर्विचार करेगी। हर टिकट के ऊपर करेगी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूं, हर टिकट पे कहता। दूसरा, मैं आखिरी सवाल अभय जी ये पूछना चाहता हूं, अगर इंडिया गठबंधन 20 सीटें भी उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब हो गया, क्या मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति है। अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 20 सीटें या 25 सीटें छीन ली भारतीय जनता पार्टी से, इसका मतलब है कि पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ एक अंडर करंट है, जो अंडर करंट अभी मीडिया के कोलाहल और शोरगुल की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो अंडर करंट है। उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत, उत्तर प्रदेश और गुजरात 2 ऐसी जगहों पे हैं जहां पे बिल्कुल भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा रिकवरी करने की सोच रही है कि भाई हम जो दूसरी जगह कहीं हार गए तो उत्तर प्रदेश में रिकवरी हो जाएगी 10-12 सीटों की। तो वो अगर वहां पर उससे सीटें छिनती हैं भाजपा से, तो फिर भाजपा के लिए बहुमत प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और राजनीति की चर्चा करी, धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी और हमने इनसे बात करी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरे लिए बड़ा अच्छा लगेगा, आप मुझे कमेंट करें, बताएं, चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।